प्रिय साथियों, आज के इस YouTube वीडियो में हम हल संधि के ही एक भेद अनुस्वार संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुस्वार संधि से संबंधित सूत्रों को, उनसे बनने वाले रूपों को सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं अनुस्वार संधि से संबंधित सूत्रों को। अनुस्वार संधि से संबंधित जो प्रथम सूत्र है वह है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। सूत्र की वृत्ति है मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। सूत्र का शब्दार्थ देखते हैं। मह। मह का मतलब है मकार के स्थान पर। अनुस्वारः, अनुस्वार हो जाता है, लेकिन किस मकार के स्थान पर होता है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए सूत्र का भावार्थ हम देखते हैं। सूत्र का भावार्थ है कि हल अर्थात व्यंजन वर्ण परे होने पर मकारांत पद, ऐसा पद जिसके अंत में म हो, के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। अलोअंतस्य परिभाषा से यह जो अनुस्वार आदेश है वह पद के अंतिम वर्ण मकार के स्थान पर ही होता है। अर्थात इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यंजन वर्ण परे हो तो पद के अंत में आने वाले मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इसको इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हरिम वंदे, हरिम वंदे। और यहाँ हम देखते हैं कि हरि शब्द जो पद है इसका अंतिम वर्ण है वो क्या है, पद के अंत में मकार आया है और उसके बाद में व जो है वकार, यह हल व्यंजन है। अतः यहाँ पर पदांत मकार के परे व्यंजन वर्ण वकार आया है। अतः प्रकृत सूत्र से इस मकार को अनुस्वार आदेश होकर हरिम वंदे ऐसा रूप बन जाता है। अर्थात उस मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है। इसलिए इसको अनुस्वार के स्थान पर जो कार्य हो रहा है, इसलिए इस संधि को हम अनुस्वार संधि के नाम से जानते हैं। आइए इसको इस डायग्राम के मार्फत से भी समझ सकते हैं। जैसे पदांत म के बाद में हल व्यंजन है तो पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया है कि पदांत म है उसके बाद हल वर्ण है तो पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अब जब सूत्र जो रूप की सिद्धि करने के लिए हमारे पास यदि परीक्षा में आता है तो हम इस पैटर्न को भी लिख सकते हैं कि हरिम वंदे, सामने राइट साइड में पेज के हरिम प्लस वंदे ऐसे लिखना है। फिर इधर जो बाईं तरफ है उसमें बिंदु बार अपना विवरण देना है सूत्र उल्लेख करते हुए कि हरिम वंदे। यहाँ पर हरिम पद के अंत में मकार आया है और मकार के परे भी व्यंजन वर्ण वकार आया है। अतः अलोअंतस्य परिभाषा की सहायता से मो अनुस्वारा, इस सूत्र से मकार को अनुस्वार आदेश होकर हरिम वंदे ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये सूत्र हमारे समझ में आ गया कि पद के अंत में म होना चाहिए और म के अंत में भी परे हल व्यंजन हो तो मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अगला सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि। नश्चापदान्तस्य झलि। सूत्र की वृत्ति है कि नश्य मस्य चा अपदान्तस्य झलि अनुस्वार। सूत्र का शब्दार्थ देखते हैं कि झलि, झलवर्ण परे होने पर, झलवर्ण परे होने पर, और अपदान्तस्य, पद के बीच में आने वाले, अर्थात पद के बाद, पदांत नहीं होना चाहिए, पद के बीच में होना चाहिए, ऐसे नह यानी नकार के स्थान पर, च यानी और, क्या होता है, सूत्र अधूरा है। आइए सूत्र का भावार्थ देखते हैं, इससे अर्थ स्पष्ट होगा कि झल वर्ण, झल वर्ण के अंतर्गत वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा तीनों सकार और ह, ये वर्ण आते हैं। तो झल वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण के परे होने पर अपदांत, जो पद के अंत में न हो, अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश
हो जाता है। इसको इस डायग्राम के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अपदांत न और यह म है और उसके बाद में यदि झल वर्ण है तो इस अपदांत न और म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। उदाहरण के रूप में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं पूर्व की भांति कि यशांशी हमारा रूप है, इसका संधि विच्छेद होगा यशान प्लस सी। पहला बिंदु है यशान प्लस सी। यहाँ पर अपदांत अर्थात पद के मध्य में नकार के परे झल वर्ण सकार आया है, अतः नश्चा पदांत से झली सूत्र से नकार को अनुस्वार आदेश होकर के यशांशी ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आक्रंशते, आक्रम प्लस यते, यहाँ अपदांत मकार के परे झलवर्ण सकार होने के कारण नश्चा पदांत जली सूत्र से मकार को अनुस्वार आदेश होकर आक्रंशते यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में अनुस्वार नहीं होना चाहिए, पद के मध्य में अनुस्वार हो, पद के बीच में कहीं भी अनुस्वार हो और उसके बाद में यदि झल वर्ण हो तो उस अनुस्वार वो पद के मध्य में नकार और मकार हो और उसके बाद में यदि झल वर्ण हो तो उस नकार और मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अब इस सूत्र के बारे में विशिष्ट रूप से हम ये समझ सकते हैं अध्ययन के बाद कि यह सूत्र मकार के विषय में पूर्व सूत्र मो अनुस्वारा का अपवाद है। पूर्व सूत्र से जहाँ व्यंजन वर्ण परे होने पर पदांत मकार को अनुस्वार आदेश होता है, वहीं इस सूत्र से झल वर्ण परे होने पर अपदांत मकार को भी अनुस्वार आदेश हो जाता है। अतः दोनों सूत्रों का जो समेकित अर्थ है वो इस प्रकार होगा कि झल वर्ण परे होने पर तो पदांत तथा अपदांत दोनों ही प्रकार के मकार को अनुस्वार होगा तथा झल के अतिरिक्त अन्य जो वर्ण है य व र ल य म ङ ण न, ये व्यंजन वर्ण परे हो तो पदांत मकार को ही अनुस्वार होगा। झल वर्ण के अतिरिक्त ये जो व्यंजन वर्ण है यदि ये हैं तो पदांत मकार को ही अनुस्वार होगा, अपदांत को नहीं। परंतु अपदांत नकार के परे झल वर्ण होने पर ही नकार को अनुस्वार होता है। नकार के विषय में तो अपदांत नकार ही होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुस्वार संधि के ही अगले सूत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।